जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य वर्दी चैनल पे। आज की जो हमारी चर्चा है ना वो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस राज्य की पहचान दशकों तक सिर्फ खेती या पारंपरिक राजनीति से जुड़ी रही हो, वो अचानक माइक्रोचिप्स, रोबोटिक सर्जरी और फिनटेक का ग्लोबल हब कैसे बनने लगा है? जी बिल्कुल, ये वाकई एक एक बहुत बड़ा बदलाव है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य सिर्फ कुछ सरकारी आंकड़ों को रट लेना नहीं है। मतलब हम ये डिकोड करने वाले हैं कि विजन 2026 बिहार का सामरिक ब्लूप्रिंट आखिर जमीन पर कैसे काम कर रहा है। हम्म। ये ब्लूप्रिंट ना सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि ये आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से पूरे राज्य के भविष्य को आकार दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे आप सभी छात्रों के लिए ये 2025-2026 डैशबोर्ड संस्करण का एक बेहद हाई यील्ड डेटा है। मतलब एक स्मार्ट रिवीजन मॉड्यूल है। हम समझेंगे कि ये सारी नीतियां एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही सटीक और परीक्षा उपयोगी जानकारी से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया लक्ष्य वर्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस सामरिक ढांचे की ना नींव से शुरुआत करते हैं। यानी राज्य के बजट और उसकी आर्थिक दिशा से। जी। 3 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा जो बजट पेश किया गया, हम्म। उसका कुल आकार 3,47,589 करोड़ रुपए है। बाप रे, काफी बड़ा अमाउंट है ये। है ना? और इसकी थीम है संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। हम्म। और सबसे दिलचस्प बात, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 68,216 करोड़ रुपए सीधे शिक्षा विभाग को मिला है। हाँ, मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। 68,000 करोड़ सिर्फ शिक्षा पर। और साथ ही ये भी दावा है कि आर्थिक विकास दर 13.1% है, जो राष्ट्रीय औसत से 3.3% ज्यादा है। धी। मतलब 13.1% सुनने में तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ सिर्फ बेस इफेक्ट का कमाल है? मेरा मतलब है, क्या ये विकास सिर्फ कागजों तक सीमित है या इससे सच में जमीनी हकीकत बदल रही है? देखिए, बहुत ही वाजिब और क्रिटिकल सवाल है। इसे हम सिर्फ कागजी विकास नहीं कह सकते। इसका सीधा असर समाज पर दिख रहा है। अच्छा। हाँ, लगभग 2.25 करोड़ लोगों का बहुआयामी गरीबी यानी मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, 2 करोड़ से ज्यादा लोग। हाँ, और जहाँ तक शिक्षा पर इस भारी भरकम खर्च की बात है ना, तो ये भविष्य के मानव संसाधन पर किया गया एक सोचा समझा निवेश है। मैं समझाती हूँ कैसे। बताइए। जब वहाँ नए उद्योग आएंगे, जैसे मान लीजिए सेमीकंडक्टर या आईटी, तो उन्हें स्किल्ड युवाओं की जरूरत होगी ना। शिक्षा का ये बजट उसी स्किल्ड वर्कफोर्स को तैयार करने की एक मशीन है। हाँ, समझ गया। यानी बजट और विकास दर की ये बातें बस हवा हवाई नहीं है। लेकिन लेकिन क्या इस विकास को मापने का कोई स्वतंत्र पैमाना भी है? मतलब कोई इंडेक्स? बिल्कुल है। अगर हम नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी इंडेक्स को देखें, तो 2018 के 48 अंकों से बढ़कर 2023-24 में राज्य ने 57 अंक तक का सफर तय किया है। हम्म। इसके अलावा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में 21वां और निर्यात तत्परता सूचकांक में 16वां स्थान मिला है। पर एक आंकड़ा जो सबसे ज्यादा हैरान करता है, वो है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। इसमें 98 अंक के साथ देश में तीसरा स्थान मिला है। अरे वाह, तीसरा स्थान। अ, मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि ये जो इंडेक्स है ना, ये किसी बिल्डिंग के पिलर्स की तरह है या किसी छात्र के रिपोर्ट कार्ड की तरह। अगर स्वच्छ जल का पिलर मजबूत होता है तो स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन की छत तो अपने आप टिक जाती है। क्या मेरा ये सोचना सही है? एकदम सटीक एनालॉजी है। देखिए, जब किसी राज्य को स्वच्छ जल में 98 अंक मिलते हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि जो जल जनित बीमारियां हैं, जैसे हैजा, टाइफॉइड या डायरिया, वो जमीनी स्तर पर कम हो रही हैं। राइट। जब स्वास्थ्य व्यवस्था पर इन बीमारियों का बोझ कम होता है, तो गरीब परिवारों का जो पैसा इलाज में खर्च होता था, वो बचता है। और यही बचत उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठने में मदद करती है। मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। स्वच्छ पानी सीधा अर्थव्यवस्था और गरीबी उन्मूलन से जुड़ा है। दोस्तों, जब आप मेंस परीक्षा में सतत विकास या गरीबी उन्मूलन पर उत्तर लिखें तो स्वच्छ जल और आर्थिक बचत के इस सीधे कनेक्शन को जरूर समझाएं। एग्जामिनर इसी कनेक्टेड थिंकिंग के मार्क्स देता है।
और अपनी एनालिटिकल स्किल्स को ऐसे ही धारदार बनाने के लिए कृपया लक्ष्य वर्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, तो अब इकोनॉमी और इंडेक्स से आगे बढ़कर उस बुनियादी शर्त पर आते हैं जिसके बिना कोई भी विकास संभव ही नहीं है, सुरक्षा और कानून व्यवस्था। इस मोर्चे पर तो एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल हुआ है। अंतिम माओवादी सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। जी। और साथ ही शांतिपूर्ण मतदान के लिए पटना पुलिस का जो ऑपरेशन जखीरा था वो भी बहुत चर्चा में रहा। हाँ, मैंने पढ़ा था कि पुलिस सप्ताह 2026 की थीम भी सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता रखी गई है। एकदम सही। लेकिन इन सब में जो सबसे रणनीतिक और दूरगामी कदम है वो है सीआईएसएफ की तर्ज पर बीआईएसएफ का गठन, यानी बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल ना। मुझे यहाँ एक आसान भाषा में स्पष्टीकरण चाहिए। राज्य के पास पहले से ही पुलिस बल है, फिर अचानक से बीएसआईएस नाम की एक अलग फोर्स बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हमारी नॉर्मल पुलिस ये काम नहीं कर सकती थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नॉर्मल पुलिस का मुख्य काम क्या होता है? समाज में कानून व्यवस्था देखना, अपराध रोकना और वीआईपी सुरक्षा। उनका प्रशिक्षण उसी हिसाब से होता है। लेकिन जब बाहर से करोड़ों अरबों का इंडस्ट्रियल निवेश आता है ना, तो फैक्ट्रियों और टेक पार्क्स को एक अलग तरह की एक डेडिकेटेड सुरक्षा चाहिए होती है। बीएसआईएफ के जो जवान होंगे वो औद्योगिक माहौल, साइबर खतरों और औद्योगिक जासूसी को समझने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होंगे। ओहो! हाँ, ये निवेशकों को एक तरह की मनोवैज्ञानिक गारंटी देता है कि उनकी संपत्ति और उनके कर्मचारी बिल्कुल सुरक्षित हैं। क्या बात है! यानी नया औद्योगिकीकरण तभी सफल होगा जब फैक्ट्रियों को एक सुरक्षित माहौल मिलेगा। मुझे लगता है सुरक्षा के इसी उत्कृष्ट काम के लिए 22 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक और पंचायती राज विभाग को सुरक्षा व जल प्रबंधन के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। बिल्कुल। और देखिए, सुरक्षा का ढांचा मजबूत होने के बाद नीतियां लागू करने की गति इस बात पर निर्भर करती है कि कमान किसके हाथ में है। मतलब प्रशासन के चेहरे बहुत कुछ तय करते हैं। सही कहा आपने। 2026 में कुछ प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं जो सीधे परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। 6 मार्च 2026 को सैयद अता हसनैन जी को 43वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। 18वीं विधानसभा के नए अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार बने हैं और मुख्य सचिव की कमान प्रत्यय अमृत जी को सौंपी गई है। जी, इसके अलावा चुनावों में ना युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने अभिनेता क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को स्टेट स्वीप आइकॉन बनाया है। और शासन में पारदर्शिता लाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी द्वारा ई-विधान ऐप यानी नेवा की शुरुआत की गई है, ताकि विधायी काम पूरी तरह से पेपरलेस हो सके। दोस्तों, ये सारे नाम प्रीलिम्स के लिए बहुत ही हाई यील्ड पॉइंट्स हैं। इन्हें ध्यान से नोट करते चलें। और हाँ, अपनी तैयारी को एक स्मार्ट दिशा देने के लिए कृपया लक्ष्य वर्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब पेपरलेस गवर्नेंस से बात अगर आगे बढ़ाएं तो सबसे रोमांचक पहलू सामने आता है औद्योगिक और तकनीकी छलांग। जो नई नीतियां बनी है ना, वो सच में गेम चेंजर है। इस हिस्से ने मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित किया। फतुहा में राज्य की पहली फिनटेक सिटी का निर्माण हो रहा है। पटना के निकट बेंगलोर की तर्ज पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाई जा रही है। बिल्कुल। और तो और मधुबनी आधिकारिक तौर पर पहला पेपरलेस जिला बन गया है। नई बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 भी लागू हो गई है। इसके साथ ही जीविका ऐप से महिलाओं को 1 लाख तक का डिजिटल ऋण और न्यू एज इकोनॉमी पहल के तहत 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक ऐसा राज्य जिसकी छवि हमेशा एक कृषि प्रधान क्षेत्र की रही है, वहां सेमीकंडक्टर नीति और फिनटेक सिटी आखिर कैसे काम करेगी? मतलब क्या हम सच में खेती से सीधे माइक्रोचिप्स बनाने की दिशा में जा रहे हैं? मैं समझती हूँ ये थोड़ा हैरान करने वाला लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। देखिए, जब आप सिर्फ कृषि पर निर्भर होते हैं तो आपकी इकोनॉमी एक सीधी और धीमी गति से बढ़ती है। लेकिन जब आप सेमीकंडक्टर नीति लाते हैं तो आप पारंपरिक औद्योगिकीकरण की सीढ़ियों को लांघकर सीधे 21वीं सदी की नॉलेज इकोनॉमी में छलांग लगा रहे हैं। राइट। सेमीकंडक्टर हर स्मार्ट डिवाइस का दिमाग है, और जब फिनटेक सिटी बनेगी तो वहां वित्तीय और तकनीकी कंपनियां आएंगी। इसका मतलब है हाई पेइंग इकोनॉमी का निर्माण।
ये कृषि को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था में नए और बहुत मजबूत इंजन जोड़ने के बारे में है। हाँ, यानी अब हम अपनी ब्रेन ड्रेन को रोककर उसे ब्रेन गेन में बदल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इन माइक्रोचिप्स और फिनटेक पेशेवरों को दुनिया से जोड़ने के लिए वर्ल्ड क्लास बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए। हाँ, बिना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के कोई भी ग्लोबल कंपनी अपना हेडक्वार्टर यहाँ क्यों बनाएगी? और शायद इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतनी तेजी से काम हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सोनपुर में पूर्वी भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, जो देश का 45वां ऐसा एयरपोर्ट होगा। उड़ान योजना के तहत 4 नए एयरपोर्ट्स गोपालगंज, बेगूसराय, भागलपुर और छपरा में विकसित किए जा रहे हैं। जी। इसके अलावा पटना मेट्रो आम जनता के लिए 7 अक्टूबर 2025 को शुरू होने जा रही है। बेगूसराय के बाद अब वैशाली दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब बन गया है और पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन भी हो चुका है। बिल्कुल, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे एक चीज समझाएं, ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है? क्या यहाँ किसी पुराने एयरपोर्ट को रेनोवेट किया जा रहा है या इसका कुछ और मतलब है? अच्छा। इसका मतलब है कि आप किसी बिल्कुल खाली या नई जमीन पर शून्य से किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, शून्य से? हाँ, इसमें पुरानी इमारतों को तोड़ने या पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों से जूझने की कोई मजबूरी नहीं होती। आप भविष्य के 50-100 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर एकदम वर्ल्ड क्लास डिजाइन बना सकते हैं। हाँ, अब समझ आया। यानी सोनपुर का एयरपोर्ट और पटना मेट्रो सीधे तौर पर उस फिनटेक और सेमीकंडक्टर वाले विजन को जमीन पर उतारने का रास्ता है। दोस्तों, जब आप कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ऐसे जोड़कर पढ़ते हैं ना, तो कोई भी कॉन्सेप्ट रटना नहीं पड़ता। और इस तरह की एनालिटिकल पढ़ाई के लिए कृपया लक्ष्यवर्धी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अगर हम राज्य की मूल ताकत यानी कृषि पर वापस आएं, तो वहां भी पुरानी वाली खेती नहीं हो रही है, वहां भी तकनीक का जबरदस्त प्रवेश हो चुका है। बिल्कुल, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय यहीं स्थापित किया गया है। भागलपुर के सबौर में भारत का पहला बीज जीन बैंक बनाया गया है। मुजफ्फरपुर के सकरा में पहला हल्दी क्लस्टर बना है जी। और 7 निश्चय 3 के तहत मिथिलांचल की सकरी और रयाम चीनी मिलों का पुनरुद्धार हो रहा है। पर सबसे दिलचस्प है AI आधारित ई-निरोग ऐप। हाँ, ये ई-निरोग ऐप दरअसल किसानी का पूरा तरीका बदलने वाला है। मुझे तो ये ऐप ऐसा लगता है जैसे हर किसान की जेब में 24 घंटे एक एग्री साइंटिस्ट बैठा हो। बस फोटो खींचो और AI बता देगा कि फसल में कौन सी बीमारी है और क्या दवा डालनी है। बिल्कुल। लेकिन ये बीज जीन बैंक क्या है? क्या यहाँ बीजों के भी बैंक खाते खुल रहे हैं? अरे नहीं नहीं, बैंक खाते नहीं। दरअसल देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण ना मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। हाँ, ये तो है। कभी भयंकर सूखा पड़ता है तो कभी बेमौसम बाढ़ आ जाती है। तो जीन बैंक में हम अपनी पारंपरिक और मजबूत फसलों के जेनेटिक्स को सुरक्षित रखते हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई नई बीमारी आए या मौसम चरम पर हो तो हम इन सुरक्षित जीन्स की मदद से ऐसी क्लाइमेट रिजिलिएंट फसलें तैयार कर सकें जो हर मौसम की मार झेल सकें। बहुत ही शानदार। लेकिन एक सवाल मुझे परेशान करता है। क्या? हम नए उद्योग लगा रहे हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रहे हैं, क्या विकास की इस अंधी दौड़ में हम अपने पर्यावरण को नष्ट नहीं कर देंगे? मैं समझती हूँ ये चिंता बिल्कुल जायज़ है, लेकिन विजन 2026 में इसका बहुत वैज्ञानिक समाधान दिया गया है। विकास का ये जो मॉडल है ना, ये इकोलॉजिकल बैलेंस को साथ लेकर चल रहा है। हाँ, मैंने भी आंकड़ों में देखा कि राज्य ने हरित आवरण यानी ग्रीन कवर को 2026 के 15.5% से बढ़ाकर 2028 तक 17% करने का एक स्पष्ट लक्ष्य रखा है। जी। इसके लिए बक्सर का गोकुल जलाशय, कटिहार की गोगाबील झील और पश्चिमी चंपारण की उदयपुर झील जैसी आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स के संरक्षण पर बहुत जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वेटलैंड्स धरती के स्पंज की तरह होते हैं। वो बाढ़ को रोकते हैं और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। 17% का ग्रीन कवर लक्ष्य दिखाता है कि औद्योगिकीकरण और पर्यावरण संरक्षण दोनों एक साथ चल सकते हैं। दोस्तों, विकास बनाम पर्यावरण हमेशा से मेंस का एक फेवरेट डिबेट टॉपिक रहा है। आप इन उदाहरणों को अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, परीक्षा की ऐसी ही सटीक रणनीतियों के लिए कृपया लक्ष्यवर्धी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पर्यावरण के बाद अगर हम सीधे मानव जीवन और स्वास्थ्य की बात करें, तो यहाँ भी तकनीकी क्रांति देखने को मिल रही है। सही कहा।
पटना के IGIMS में गॉल ब्लैडर की पहली रोबोटिक सर्जरी का सफल होना और प्राइवेट सेक्टर के रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल में पहला लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होना, ये बताता है कि अब हाई एंड मेडिकल सुविधाओं के लिए दिल्ली या साउथ इंडिया जाने की मजबूरी खत्म हो रही है। बिल्कुल। और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा तारीफ के काबिल लगी वो ये कि लगातार 17वें साल सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा देने के मामले में बिहार पूरे देश में नंबर 1 है। जी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी के साथ एक और नवाचार है जिसने मेरा ध्यान खींचा। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया स्नेक डिटेक्टिव बैरियर। हाँ, सर्पदंश यानी सांप काटने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए। बिल्कुल, यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। देखिए, सिलिकॉन वैली की तकनीक अच्छी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की असली समस्या सर्पदंश है। हाँ, सही बात है। ये जो स्नेक डिटेक्टिव बैरियर है ना, ये एक स्थानीय समस्या का शानदार स्थानीय और वैज्ञानिक समाधान है। जब हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज समाज के जमीनी समस्याओं का हल निकालने लगे, तो समझिए कि शिक्षा सही दिशा में जा रही है। क्या बात है। और शिक्षा से याद आया, स्कूली स्तर पर भी बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। जी। नई ग्रेडिंग प्रणाली लागू हुई है। पर मुझे पंचायती राज विभाग का वो कदम बहुत बहुत मार्मिक लगा, जहां तय किया गया है कि गांव की बेटियों के नाम पर गलियों और पोखरों का नामकरण किया जाएगा। ये सिर्फ नाम बदलने की कवायद नहीं है, ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक बदलाव है। जब किसी बच्ची के नाम पर उसके गांव की सड़क का नाम होता है ना, तो पूरा समाज उसे एक अलग सम्मान की नजर से देखता है। ये महिला सशक्तिकरण का बॉटम अप अप्रोच है। क्या बात है। दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन और गहरे विश्लेषण के लिए कृपया लक्ष्यवर्धी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब शिक्षा और सशक्तिकरण का असर अगर आपको देखना है, तो राज्य के खेल परिदृश्य पर नजर डालिए। खेलों में तो जैसे एक बाढ़ सी आ गई है उपलब्धियों की। 2028 में आयोजित होने वाले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी पहली बार राज्य को मिली है। जी। इससे पहले 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की भी सफल मेजबानी हो चुकी है। खेलों को जबरदस्त प्रोत्साहन देने के लिए 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला। द्वितीय महिला कबड्डी लीग का खिताब मगध वॉरियर्स ने जीत लिया। बिल्कुल। और राजगीर में चांद शुभंकर के साथ हीरो एशिया कप 2025 का भव्य आयोजन हुआ। इन आयोजनों से जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार हुआ है ना, उसका सबसे खूबसूरत परिणाम समावेशी खेलों में दिखा है। बिल्कुल। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए थी, उसमें 117 पदक जीतकर राज्य चैंपियन बना। ये बहुत ही भावुक कर देने वाली उपलब्धि है। सच में। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है तो कैसे कैसे टैलेंट सामने आते हैं। जब मैं ये डेटा देख रहा था तो एक नाम ने मुझे सच में हैरान कर दिया। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी, अंडर 19 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन। और सिर्फ 14 साल की उम्र में IPL डेब्यू। हाँ, 14 साल की उम्र में IPL। मतलब 14 साल की उम्र में तो हम स्कूल की टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष करते थे। ये टैलेंट अचानक कहाँ से निकल कर आ रहा है? देखिए, प्रतिभा यहाँ की मिट्टी में हमेशा से थी। कमी थी तो उस सपोर्ट सिस्टम की, जो इन प्रतिभाओं को निखार कर ग्लोबल स्टेज तक ले जा सके। वैभव सूर्यवंशी हो या जमुई के शैलेश कुमार, जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में हाई जंप और दौड़ में 2 स्वर्ण जीते हैं, या मुजफ्फरपुर की अनुष्का अभिषेक, जिन्होंने मॉस्को कराटे विश्व कप में रजत पदक जीता। राइट। और मुजफ्फरपुर की ही मरियम फातिमा, जो शतरंज में पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। ये सभी उसी नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का परिणाम है, जिसका निर्माण अब तेजी से हो रहा है। यह सच में एक पाइपलाइन है जो अब वर्ल्ड क्लास चैंपियंस निकाल रही है। दोस्तों, यह जज्बा हमें भी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में रखना चाहिए। और इस सफर में आपके साथ रहने के लिए कृपया लक्ष्यवर्धी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। अब इन सभी आधुनिक छलांगों के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी राज्य की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है। एकदम सही बात है। और साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र में भी उपलब्धियों का ग्राफ बहुत ऊंचा है। साहित्य अकादमी 2025 का पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए डॉक्टर महेंद्र झा को और हिंदी के लिए ममता कालिया जी को मिला। जी। पद्मश्री 2026 से भरत सिंह भारती, विश्वबंधु और डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस की झांकियों की बात करें तो दिल्ली परेड में राज्य की झांकी की थीम मखाना थी और पटना में परिवहन विभाग की नारी शक्ति झांकी को प्रथम स्थान मिला। देखिए, दिल्ली की झांकी में मखाना थीम रखना एक बहुत ही स्मार्ट इकोनॉमिक और कल्चरल ब्रांडिंग है। कैसे?
मखाना अब एक ग्लोबल सुपरफूड बन चुका है ना, और इसे शोकेस करके राज्य अपने कृषि निर्यात को सीधा बढ़ावा दे रहा है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसके अलावा अपनी विविधता को सहेजने के लिए नालंदा महोत्सव, पटना में मगही महोत्सव, बक्सर में विश्वामित्र और मधेपुरा में खुर्दा महोत्सव का आयोजन किया गया। जी। साथ ही महान विभूतियों की जयंतियां भी मनाई गई, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी की 102वीं, फणीश्वर नाथ रेणु जी की 105वीं और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी की 110वीं जयंती। 114वां बिहार दिवस भी उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार थीम के साथ संपन्न हुआ। ये जो सांस्कृतिक नींव है ना, ये हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितनी भी सेमीकंडक्टर लैब्स बना लें, हमारी जड़ें हमेशा हमारे गौरवशाली इतिहास में ही रहेंगी। बहुत ही गहरी बात कही आपने। दोस्तों, अब हम इस पूरे डीप डाइव के निष्कर्ष पर आ पहुंचे हैं। कृपया लक्ष्य हरदी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही डीप डाइव आपको मिलते रहें। जी, अगर इस पूरे विजन को, इस नव बिहार को समेटना हो तो इसके 4 मुख्य रणनीतिक स्तंभ है। पहला है सुरक्षा, नक्सल मुक्त माहौल और बीएसएफ का गठन। दूसरा है समृद्धि, 13.1% की विकास दर और फिनटेक व सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के उद्योग। राइट। तीसरा है पर्यावरण व स्वास्थ्य, 17% हरित आवरण का वैज्ञानिक लक्ष्य और रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाएं। और चौथा स्तंभ है संस्कृति व युवा, जहां 2028 के नेशनल यूथ गेम्स की तैयारी है और नई एजुकेशन पॉलिसी काम कर रही है। ये सारांश आप सभी की परीक्षाओं के लिए एक मास्टर की तरह काम करेगा। दोस्तों, इस पॉडकास्ट को बार बार सुनें ताकि ये सभी तथ्य आपके दिमाग में एक एक कहानी की तरह बैठ जाएं। जाते जाते मैं आप सभी श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जाना चाहता हूं, जिस पर आप गहराई से सोचें। जी बिल्कुल। हमने देखा कि ये राज्य 13.1% की जबरदस्त दर से बढ़ रहा है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रहा है और फिनटेक व सेमीकंडक्टर जैसी नॉलेज इकोनॉमी को अपना रहा है। तो सवाल ये है, अगर ये राज्य अपनी 13.1% की विकास दर और इस सामरिक ब्लूप्रिंट के तकनीकी प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल इसी गति से अगले 10 साल तक जमीन पर उतारता रहा, तो क्या ये भारत के आर्थिक पावर सेंटर को पूरी तरह से पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों से हटाकर पूर्वी भारत की तरफ मोड़ सकता है? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। सोचिएगा जरूर और अपनी राय कमेंट्स में हमें बताएं। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी परीक्षाओं की तैयारी मजबूती से करते रहें।